नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आज सुबह करंट अफेयर के बाद चाय के साथ की सीरीज 16 मार्च को लेकर पेश हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के पहली स्लाइड पे। आज का कोट है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। भाग्य भरोसे ना बैठे, अपनी मेहनत पर दृढ़ रहें और मेहनत ही आपको आगे भविष्य में सफलता दिलाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात HDI पे जो रैंक आई है वो है भारत की 134। ठीक है ना, कितनी है? 134। चलिए देखते हैं इसको आगे। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें नंबर पर है। उसके पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका उससे ज्यादा। चीन की जो रैंक है वो 75वीं है और श्रीलंका की जो रैंक है वो 78वें स्थान पे है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। ये आप देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक है क्या? मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक सारांश है। ठीक है ना, और HDI जो है वो तीनों आयामों से, इसमें तीन चीजें होती हैं। MPPSC 2019 में क्वेश्चन आया था कि HDI में क्या नापा जाता है, तो आप ये चीज देख लीजिए। पहली चीज है स्वस्थ जीवन, दूसरा है उसका जानकार होना और तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर। स्वस्थ जीवन, जानकार होना और सभ्य जीवन स्तर, ये HDI में तीनों चीजें नापी जाती हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि शिक्षा आयाम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बचपन में प्रवेश करने वाले बच्चों का सारा कुछ जो है वो नाप के HDI इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें जो भारत है वो 134वें नंबर पे है, जो काफी बुरी स्थिति है। चले अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो जारी की गई है वो जारी की गई है VDEM संस्थान द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है? VDEM संस्थान द्वारा जारी की गई है। आइए देखते हैं। VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से संबंधित कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। मतलब जो रिपोर्ट आई है वो कैसी है? नेगेटिव है। ठीक है ना, क्योंकि डैम इंस्टीट्यूट ऐसा मानता है कि भारत में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता जो है वो कम है। ठीक है ना, और स्टेफन लिंडबर्ग जो है इस संस्था के प्रमुख हैं, जो एक स्वीडिश राजनैतिक विशेषज्ञ हैं। ये नाम आप याद रखिएगा कि VDEM के जो संस्थापक हैं या वर्तमान कार्य देख रहे हैं उनका नाम है स्टेफन लिंडबर्ग, जो एक स्वीडिश अर्थात ये स्वीडन के हैं और ये एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक संस्था है J-PAL। ठीक है ना, J-PAL के साथ इन्होंने समझौता किया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है जमील पॉवर्टी एक्शन, ठीक है ना, लैब। तो जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जमील का JPAL। ठीक है ना, तो जेपल के साथ इन्होंने दक्षिण एशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए एक विकास ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेगा। जेपल जो है एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है, मतलब ये ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो गरीबी के मुद्दे पर काम करता है। ठीक है, चलें। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर कार्य किया है? तो ये किया है अभी इन्होंने ADB के साथ। ADB का फुल फॉर्म क्या है? ADB का फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये।
ठीक है ना। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मस्ताहिको अशाकोवा मस्ताहिको अशाकोवा। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये भारत सरकार का ये सिंबल हो गया, वित्त मंत्रालय ने किया है, और ये एडीबी का लोगो है, इन दोनों का अभी मर्जर हुआ है। और ये मेन चीज है कि स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने के लिए और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। किसके माध्यम से? एडीबी और भारत सरकार को मिला के, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया जा रहा है? एक वैश्विक संस्थान बनाया जा रहा है। ठीक है ना। एडीबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो सिद्धांत है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड इन पैसिफिक। ठीक है ना, कि एशिया और पैसिफिक रीजन में गरीबी के खिलाफ लड़ना इनकी मुख्य प्रायोरिटी है। इसका जो गठन है वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ये एक रीजनल एक संस्था जो एक साइड में है, मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन, प्रशांत समूह, उसके लिए बनाया गया है। ये इसका जो मुख्यालय है वो मैंडुलांग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। एशिया पैसिफिक रीजन पे ये है। लगभग 68 देश जो है इसके संरक्षण में है। चलिए आगे देखें। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है ना, अर्थात NCL के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं अभी वर्तमान में B साईराम। कौन बनाए गए हैं? B साईराम को बनाया गया है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो फोटो है ये कौन है? B साईराम जी हैं, जिन्हें अभी CMD बनाया गया है। B साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD नियुक्त किया गया है। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों का एक विशाल अनुभव है इनके पास। ठीक है, चलें आगे। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रिकॉर्ड है, 2 बार की विजेता थी विदर्भ। मुंबई जो है 41 जीत चुकी थी, इस बार एक और जीतने के बाद रिकॉर्ड 42वीं बार जो है इस टीम ने खिताब जीता है। और इस टीम का जो कैप्टन है वो थे अजिंक्य रहाणे। कौन थे? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मुंबई 42वीं बार चैंपियन बना है और विदर्भ का दिल टूटा है क्योंकि विदर्भ बड़ी मुश्किल से फाइनल तक पहुंचा था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। 8 साल बाद यह खिताब जीता है और इसके साथ ही प्रथम सीरीज टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है। ठीक है ना। अजिंक्य रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि BCCI इस पूरे रणजी ट्रॉफी को कराती है। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट है, 1934 से इसकी स्थापना हुई है। टीमों की संख्या इसमें 37 होती है। विदर्भ का ये दूसरा खिताब था, उपविजेता। मुंबई 41 बार जीत चुकी थी, +1 हो गया, तो अब 42 हो गया है। और इसके लिए जो योग्यता है, इसमें वही टीमें आती हैं जो ईरानी ट्रॉफी खेल के आती हैं। ठीक है ना। इस बार जो सर्वाधिक रन है वो वसीम जाफर ने बनाए हैं और अभी तक में सर्वाधिक जो विकेट है वो राजेंद्र गोयल ने लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, पूरे विश्व के जो उपभोक्ता हैं उनका अधिकार दिवस जो है, कंज्यूमर हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, लेते हैं, जो हमें सुविधाएं मिलती हैं कहीं भी, उनका अधिकार का जो दिवस है, राइट डे है, कंज्यूमर राइट डे, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसकी शुरुआत अमेरिका में, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने, किसने? जॉन F कैनेडी ने शुरुआत की थी, बाद में इसे लागू कर दिया गया। ये लिखा है जॉन F कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए उपभोक्ता अधिकारों पर दिए गए भाषण से प्रेरित था और कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अनवर फजल ने बाद में इस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। ठीक है। इस अधिकार दिवस का जो महत्व है वो ये है कि ये आम जनता के
उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्यवाही करने का दिन है। इसके अलावा एक उपभोक्ता के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे सकारात्मक कदम उठाते हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चले ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का ये इस बार की थीम थी, इस तरह बना के पूरा। और इस बार की जो थीम है वो है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि जनरेटिव एआई की सफलता ने डिजिटल दुनिया में तूफान ला दिया है। ठीक है, चलें, कौन सा भारतीय स्पिनर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? तो अभी ये बिल्कुल हाल ही का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है ना, चलें, ये है रविचंद्रन अश्विन। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1986 को हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। इनका उपनाम ऐश है। इनकी जो हाइट है वो 6 फीट 2 इंच है। दाएं हाथ से ये गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन, गेंदबाज और ऑलराउंडर दोनों हैं। इन्होंने भारत की तरफ से खेलते हैं। टेस्ट में पदार्पण जो है इनका 6 नवंबर 2000, लगभग 13 साल हो गए। और अंतिम टेस्ट इन्होंने खेला था 3 दिसंबर 2021 को मुंबई के खिलाफ। वनडे में जो इनका पदार्पण है वो 5 जून 2010 को हुआ था बनाम श्रीलंका के। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो डॉक्टरेट की जो मानक उपाधि से सम्मानित किया है वो तंजानिया के राष्ट्रपति को किया गया है। ये है तंजानिया, और तंजानिया की ये राजधानी है दार एस सलाम। ठीक है ना, तो राजधानी इसकी डोडोमा हो गई। सबसे बड़ा नगर है दार एस सलाम। और इसकी जो राजभाषा है वो स्वाहिली है। निवासी यहाँ के तंजानियन कहलाते हैं। ये एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट चलाती है इसको, रिपब्लिकन। इसके राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन, क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन को अभी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद सम्मान से इसे सम्मानित किया है। और इनके प्रधानमंत्री हैं मिजेंगो पिंडा। ठीक है ना, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने एक प्रभाग है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ये है। ठीक है, और ये भारत में असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थित है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है बीपीसीएल का एक प्रभाग था और ये 1999 में खुला है। ठीक है ना, ये ऑयल लिमिटेड का एक प्रभाग है, तेल और गैस। गोलाघाट असम में इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख लोग हैं वो डॉक्टर रंजीव रथ है जो इसके अध्यक्ष और एमडी हैं। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पाद देती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में इन्होंने इसको खोला है। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जिसका लोगो जो है वो एनआरएल है। कल का जो हमने क्वेश्चन दिया था वो ये क्वेश्चन था कि गोरसम कोरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। आप में से किसी ने कमेंट पे नहीं बताया। चलिए इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी पे, तवांग घाटी पर इसे बनाया गया है। और ये भारत और भूटान की मित्रता पर यह त्यौहार जो है वो गोरसम उत्सव मनाया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? आप अपने कमेंट सेक्शन पे आके जरूर बताएं कि बेंगलुरु, मैसूर, जयपुर या साबरमती में से कहां पर नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।